भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। उसके पश्चात बाबर के वंशजों ने अपनी वीरता, साहस, योग्यता एवं कूटनीति के द्वारा मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था तथा उसे संगठित भी किया था। अकबर, जहांगीर व शाहजहां के शासनकाल में देश का सर्वोत्तम विकास हुआ था, किंतु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यह साम्राज्य विघटित हो गया था और उसका पतन होने लगा था। तो आइए जानते हैं मुगल साम्राज्य के पतन होने के मुख्य कारण। किस कारण मुगल राजवंश का पतन हुआ था। और यदि आप हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन होने लगा था। मुगल दरबार में सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वाधीन रूप से कार्य करने लगे थे। मराठों के हमले दक्कन से फैलकर साम्राज्य के मुख्य भाग गंगा की घाटी तक पहुंच गए। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा। आइए जानते हैं मुगल साम्राज्य के पतन होने के मुख्य कारण, जिसमें नंबर 1 है औरंगजेब की शासन नीति। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब के व्यक्तिगत चरित्र एवं शासन नीति को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। औरंगजेब एक कट्टर सन्नी मुसलमान था। उसने अपने शासनकाल में शिया, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों तथा अन्य लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। उसने हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण करवाया। राजपूत राजा जसवंत सिंह के पुत्रों को मुसलमान बनाने का प्रयास किया। उसकी कट्टर धार्मिक नीति के कारण भारत की हिंदू जनता, विशेष रूप से जाट, मराठे व राजपूत औरंगजेब के विरुद्ध हो गए और उन्होंने मुगल शासन को समाप्त करने का संकल्प लेकर विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। इन विद्रोहों ने सुदृढ़ व संगठित मुगल शासन की नींव को हिला दिया। नंबर 2, कमजोर उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य एक तंत्र शासन प्रणाली पर आधारित था। शासक के व्यक्तित्व और चरित्र के अनुसार साम्राज्य का विकास अथवा ह्रास होता था। युग, अनुभवी और दूरदर्शी सम्राटों के युग में मुगल साम्राज्य का विकास अकबर से लेकर औरंगजेब तक हुआ। इन शासकों के प्रयत्न के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और साम्राज्य की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक सभी मुगल शासक नाम के शासक रह गए थे। उनमें योग्यता, दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का कोई गुण नहीं था। बहादुर शाह प्रथम बुढ़ापे की अवस्था में भी गद्दी पर बैठा था। उसमें सफल शासक के कोई गुण नहीं थे। वह अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं करता था। व्यवहारिक ज्ञान, कूटनीति और युद्ध कला की शिक्षा देने के बदले मुगल सम्राट शाही दरबार में रहकर राग रंग में लिप्त रहते थे। यही कारण था कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण रखकर मुगल साम्राज्य को पतन से बचा सकता था। नंबर 3, उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। मुगल राजतंत्र में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। राजत्व खून के संबंध को नहीं पहचानता था। गद्दी तलवार के बल पर प्राप्त की जाती थी। बाबर ने उत्तराधिकारी के नियम को निर्धारित करने की चेष्टा की। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर एक नई परंपरा की नीति रखी, परंतु हुमायूं के शेष भाई उसके शत्रु बन गए थे। हुमायूं को अपने ही लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। नंबर 4, अमीरों की दलबंदी। मुगल शासकों के द्वारा सरदारों की व्यवस्था संगठित की गई थी। योग्यता के आधार पर सरदारों की नियुक्ति होती थी। कुछ सरदार देश के अंदर के भी थे और कुछ विदेशी भी थे। मुगल साम्राज्य के निर्माण, विस्तार और प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने में सरदार वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रारंभ में सरदार मुगल सम्राटों के प्रति भक्ति का भाव रखते थे और उन पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण रहता था। मुगल दरबार में दलबंदी जहांगीर के शासनकाल से प्रारंभ हुई। उस समय दलबंदी के परिणाम स्वरूप मुगल के हाथों से कांधार निकल गया। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भी अमीरों के बीच परस्पर ईर्ष्या और फूट के भाव थे, जो युद्ध भूमि में कभी कभी स्पष्ट हो जाते थे।
नंबर 5, शांति और सुरक्षा का अभाव। मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण शांति और सुरक्षा का अभाव था। मुगल साम्राज्य की स्थापना सैनिक शक्ति के बल पर हुई थी। बाबर और हुमायूं को भारतीय जनता विदेशी मानती थी, परंतु अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक एवं मित्रता का संबंध बनाकर आम लोगों के बीच मुगलों के प्रति स्नेह और सद्भावना का बीज अंकुरित किया था। अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर और शाहजहां ने उसके मीठे फलों को चखकर पूर्ण लाभ उठाने की चेष्टा की, परंतु औरंगजेब की अदूरदर्शिता और संदेहशील प्रवृत्ति के कारण पुनः भारतीय जनता का एक बड़ा भाग मुगलों का विरोधी बन गया था। राजपूत, मराठा, जाट, सिख और सतनामियों के विद्रोह के कारण मुगल साम्राज्य की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। नंबर 6, औरंगजेब की गलतियां। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। किस प्रकार वह मराठों के आंदोलन के सही स्वरूप को नहीं समझ सका और शिवाजी महाराज को मित्र बनाने की जय सिंह की सलाह को अनदेखी कर दी। संभाजी की हत्या उसकी एक और बड़ी गलती थी। इसके बाद मराठों का ऐसा कोई प्रभावशाली नेता नहीं बचा जिससे औरंगजेब बातचीत या समझौता कर सकता था। उसे विश्वास था कि बीजापुर और गोलकुंडा को अपने कब्जे में करने के बाद मराठे उससे दया की भीख मांगेंगे और उसकी शर्तों को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। औरंगजेब मराठों के स्वराज को छोटा करना और निष्ठा का वचन चाहता था। 1703 में मराठों और औरंगजेब के बीच समझौता करीब करीब हो ही गया था, लेकिन औरंगजेब साहू तथा मराठा सरदारों के प्रति अंत तक अति विश्वासी बना रहा।